गाइस, मेरा नाम अभी है और आज हम बात करेंगे मेंस 2024 के जीएस पेपर 2 की। सॉरी पहले तो, क्योंकि मैंने इतना लेट वीडियो बनाया। एक्चुअली मैं जो है घूम रहा था, थोड़ा रेस्ट ले रहा था। इतना पढ़ने के बाद मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया। वीडियो तो मैं पहले बनाने का सोचा था, जब एग्ज़ाम दे रहा था तो सोचा था कि एकदम बाद बनाऊंगा, बट अभी इतना टाइम हो गया तो फाइनली आज मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बार का जीएस पेपर 2 कैसा था और कितना कठिन था, कितना आसान था, और जो क्वेश्चंस थे वो प्रेडिक्शन बेस्ड आए थे या फिर थोड़े अनप्रेडिक्टेबल थे। इसके अलावा मेरे नोट्स और यूपीएससी के क्वेश्चंस, उनका उनमें क्या डिफरेंस था, कितने हेल्पफुल थे मेरे नोट्स पेपर को टैकल करने में। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरा पेपर कैसा हुआ, मुझे कैसा लगा पर्सनली पेपर। और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोग 2025 के लिए क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, एग्जामिन द नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, सबको पता था कि रामनाथ कोविंद कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई थी वो अभी आई थी, और शायद मेंस के पेपर से 2 दिन पहले भी कैबिनेट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये बहुत वेरी मच एक्सपेक्टेड लाइन पे था। बट इसमें एक ट्विस्ट ये था कि उन्होंने सिर्फ कोविंद कमेटी की बात नहीं करी थी, उन्होंने बोला था कि नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज़, मतलब कि और भी कमेटी जिन्होंने इसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सजेस्ट किया है। तो इसमें पर्टिकुलरली वन नेशन वन इलेक्शन पे तो बात करनी थी, बट पहले हमें बताना था कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है, ऐसा किन कमेटीज़ ने बोला है कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, और फिर वन नेशन वन इलेक्शन पे भी उन्होंने कहा है कि नहीं। जैसे कि पहले कुछ लॉ कमीशन ने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन, और और भी 1-2 कमिटीज़ ने ऐसा बात किया है। बट मेरे को उस टाइम पे सिर्फ लॉ कमीशन और रामनाथ कोविंद कमेटी के बारे में पता था, तो मैं तो यही 2 डिस्कस कर पाया। इसके अलावा फिर कुछ वे फॉरवर्ड में मैं कुछ आइडियाज़ दे दिया कि भाई ये क्यों, कैसे फिजिबल है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या मोर डिबेट और डेलिब्रेशंस होने चाहिए अभी इस पे, इंस्टेड इसको आउटराइटली तुम लागू कर दो। तो ये देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मेरे नोट्स में था कि नहीं। तो ऐसा, जैसा कि मैंने बोला, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो इस पे मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए। थोड़ा सा बस जो डिटेल्स थी वो मैं अपने नोट्स में लिख लिया था, क्योंकि जो बाकी पॉइंट्स थे बहुत कॉमन थे। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं, मैंने जो डिटेल्स थी एक्चुअल में, जैसे कि भाई 2 अमेंडमेंट किए जाएंगे, और इन फेज़ 1 में सिंक्रोनाइज नेशन एंड स्टेट इलेक्शन को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, और फेज़ 2 में लोकल बॉडी के इलेक्शन को भी ये नेशनल और स्टेट इलेक्शन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा। और ये थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में याद किया था, बट वो उसने ये डिटेल्स ना पूछ के बहुत ही ब्रॉड टाइप का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मतलब इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आप लोग लिख सकते थे। बाकी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और अगर लोगों ने कमिटीज़ के नाम लिखे हैं ठीक से तो इसमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, अदरवाइज़ तो एवरेज नंबर तो सबको मिलेंगे ही। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें पूछा है कि भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स। तो इन दोनों के, अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जो लोग प्रीलिमिनरी के लिए तो पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए, और बट
मेंस के लिए इस तरह के बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं लोग। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई लोक अदालत मेंस में पूछ लेंगे, बट क्योंकि प्रीलिम्स में पढ़ते तो कुछ कुछ चीज़ें तो सबको पता ही रहती है। और ये था आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। तो इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था, बस मैं सोचा कि जो भी उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया तो मेरे को ये आइडिया था कि लोक अदालत में क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस हो सकते हैं। क्रिमिनल केसेस पैटी, मतलब जो कि कंपाउंडेबल है, जो दो लोग समझौता कर सकते हैं, वैसे केसेस को ये हैंडल कर सकते हैं। तो फिर मैंने, बस मेरा जो ठीक हुआ ये जो ट्राइब्यूनल है उस पर मैंने बताया कि ये क्रिमिनल केसेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि भाई किसी का रेप कर दिया जाओ आर्बिट्रेशन, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम बस कॉमन सेंस से सही कर दिया कि ये सिविल करता है और ये दोनों करता है। ये दोनों में मतलब ये भी पैटी क्रिमिनल केसेस, मतलब बहुत सारे हीनियस हैनस वाले नहीं करता। और इसके अलावा हाँ, ये इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, तो यही बता दिया। उसके बाद इसमें एक टेबल बना के मैं आंसर किया था, और टेबल में एक तरफ लोक अदालत लिख दिया, एक तरफ ये आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स लिख के वही ये लिख दिया कि ये नालसा एक्ट से बना है, और वही सब कि नेचुरल प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसके अलावा मेरे पास ये नोट्स थे तो मैं पढ़ के गया था, बस लोक अदालत पढ़ के गया था। तो मेरे नोट्स में से ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन का ये था, जैसे कि इसमें से भाई ये नालसा एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ है और टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इन आर्टिकल 39A, और रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ पार्टीज। ठीक है, सिविल केसेज एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेज, ये मेरे को आइडिया था। हालांकि मैं इसको पेपर से पहले नहीं पढ़ा था, क्योंकि जो गैस किया था उसमें ये लिस्ट में नहीं था। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो वाले क्वेश्चंस कौन से थे। मैंने पूरे साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। तो उसमें मेरा था कि मैं किसी कोचिंग्स के नोट्स नहीं पढ़ा, किसी कोचिंग की मैगजीन नहीं पढ़ा, बट मैंने न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ा, और बहुत डिटेल में पढ़ता था। 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे मेरे को, क्योंकि मैं नोट्स भी बनाता था प्रीलिम्स के अलग से, मेंस के अलग से। तो मैंने उस टाइम पे जो टॉपिक चल रहे होते थे, तो ऐसे मैंने ये मेंस 2024 करके यहाँ पे अपने सारे सिलेबस के एक टाइप कर लिया। उसके दूसरे कॉलम में मैं वो टॉपिक लिखता था जो मेरे को लगता था कि इस साल एक्सपेक्टेड है। तो देखो पेपर नंबर ये है GS2। GS2 का देखते हैं, इसमें से जो मैंने आइडिया लगाया था कि भाई इस साल जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये थे। तो देखिए ये तो लगा ही रखा है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत एक्सपेक्टेड था। इसको दूसरा कलर कर देता हूँ। और इसके अलावा इसमें देखो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ये नहीं पूछा। रिलीजन इन स्टेट, जो कि सेकुलरिज्म वाले क्वेश्चन को मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जो मोदी जी हैं वो अयोध्या वाला इनॉग्रेशन करने गए थे, जो कि PM और मतलब स्टेट और रिलीजन को ओवरलैप करने वाला एक एक्ट था, तो वो था। इसके बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और प्रियम्बल, सेकुलरिज्म का, ये सेकुलरिज्म तो एकदम बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे था। मुझे लगता है कि कोई भी सीरियस कैंडिडेट था उसको तो ये आइडिया रहेगा होगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन था ADR वाला, लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, ये तो नहीं एक्सपेक्टेड था। मतलब ठीक है, ये सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा फंसे होंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो, और बट बहुत अच्छा आंसर भी नहीं लिखा जा सकता इस पर नॉर्मली। कोई भाई इंटेलिजेंट पर्सन होंगे जिन्होंने लिखा होगा। तो देखिए ये टॉपिक्स थे, आप देख लो। इनमें से जो है हम लोग बाकी डिस्कस करते रहेंगे। एक इंडिया मालदीव्स जो अभी आएगा, चलो आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। यह है तो ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो भाई ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये सबको पता ही है। मतलब कैबिनेट सिस्टम से कैसे मार्जिनलाइजेशन हो रहा है कि कैबिनेट का जो है, बट ये नोट से भी मान सकते हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई कैबिनेट कमेटीज़ पे एक क्वेश्चन होगा
कि वो कैसे, जैसे इसमें क्रिटिसिज्म ऑफ कैबिनेट कमेटी है, यही घुमा फिरा के कैबिनेट सिस्टम की क्रिटिसिज्म में आ जाएंगी कि वो कैसे उसको मार्जिनलाइज कर रहा है पार्लियामेंट को। तो ये तो क्वेश्चन ठीक ही था, अच्छा था, मैं तो लिख दिया हूँ ठीक ठाक, होपफुली अब एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। द ड्यूटी ऑफ द CAG is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety। अब तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है सारी टेस्ट सीरीज में ये था। मैंने फोरम की AWFG का मैं स्टूडेंट था और इसके अलावा मैंने MGP प्लस भी ले रखा था, तो मेरे को ये फोरम के टेस्ट सीरीज में मैंने ये सॉल्व किया था। तो एग्जैक्टली नहीं था, बट हाँ आपके पास इतने पॉइंट्स होते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। तो मुझे लगता है इसमें, हाँ इसमें यह है कि इसमें किसने थोड़ा अच्छा लिखा है, तो मैंने आ, मेरे पास थोड़े जो सजेशन थे, क्योंकि जो जो मेन बॉडी है उसमें तो मैं लिख दिया वही कॉमन पॉइंट जो सब लिखते, मतलब सजेशंस में मैं कुछ कुछ चीज़ें लिख दिया कि भाई गवर्नमेंट बजट बढ़ना चाहिए, CAG को मल्टी मेंबर बॉडी बनाओ सिमिलर टू ऑडिट कमीशन ऑफ जापान। ये सब एक आधी पॉइंट याद आए थे, लिखा तो बहुत अच्छा अच्छा, बट वहाँ पे उतना ना तो टाइम होता है ना उतना, थोड़ा प्रेशर भी रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती, और वो बहुत बहुत वही चीज़ें याद आएंगी जो आपने आपने मतलब आपके दिमाग पे एकदम चिपकी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं बैठ के आप वहाँ 10 सेकंड सोच रहे हो कि यार ये एक पॉइंट था वो याद करके लिख दो, ऐसा हो नहीं पाता। मन हमारा बहुत करता है, जब नोट्स बनाते तो दिल करता है कि बहुत अच्छे पॉइंट लिख लें, बट वहाँ पे उनमें से एक दो पॉइंट भी याद आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। अभी तो कोई मेरे को पर्सनली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन था, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल। बस इसका सेकंड पार्ट है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, अदरवाइज तो ये तो सबको ही पता है, ये तो लक्ष्मीकांत में भी मिल जाता है। तो सेकंड पार्ट में ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ARC रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, बट ARC की रिपोर्ट में ये वाला रिकमेंडेशन ARC सेकंड में है डायरेक्ट। उन्होंने बोला, ये मैंने अपने नोट्स में भी लिखा था, तो मेरे को आइडिया था कि मतलब पॉइंट्स तो कॉमन लिखे हैं जो सबने लिखे हैं, बट मैंने कुछ अगर लिखा है तो मैं ये बताया कि ये ARC सेकंड ARC की रिकमेंडेशन थी कि भाई मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। हाँ ये यहाँ पे था कि आर्टिफिशियल रूरल अर्बन डिवाइड है हमारी कंट्री में, और जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन का इश्यू आता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, गिव राइज टू इंस्टीट्यूशंस लाइक DPC है ना, जो वीक है और कहीं तो है ही नहीं कई कई स्टेट्स में। तो ये रिकमेंडेशन थी कि देयर मस्ट बी अ सिंगल इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज। और ये था कि, और एक कुछ ऐसा भी था कि देखो जो अभी हमारा सिस्टम है उसमें सिटीज़ और जो विलेजेस हैं उनके लिए अलग अलग है भाई, PRI और ULB जो भी है अर्बन लोकल बॉडीज होती है। तो उसमें एक पेरी अर्बन एरियाज होता है, जो भाई जो शहर के जो बिल्कुल जो आउटर वाला शहर होता है, क्या बोले उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो वाली चीज़ जो एरिया होता है वो भी ना तो पंचायत में टैकल कर पाती है उस एरिया को, ना उसको वो ULB टैकल कर पाती है। तो ARC ने बोला था कि ये जो डिवाइड है आर्टिफिशियल है, इसकी वजह से डेवलपमेंट होलिस्टिक नहीं हो पा रहा, तो हमें इसको यूनिफाई करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन मुझे लगता है कि मतलब ये क्वेश्चन ARC सेकंड से था, जिन लोगों ने सेकंड ARC को पढ़ा होगा और नोट्स बनाए होंगे वहाँ से, तो उन लोगों ने ये पॉइंट डाला होगा कि भाई ये वाली रिकमेंडेशन सेकंड ARC की है। बाकी तो कॉमन पॉइंट है जो सबने लिखे होंगे कि भाई मर्ज कर दोगे तो क्या होगा, कि जो जो गांव का सरपंच है और जो शहर का जो मेयर है, या फिर जो और MLA MP उस जगह के हैं, वो लोग अगर उस काउंसिल में होंगे तो इससे सरपंच बोल ही नहीं पाएगा, उसको बेचारे को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि यार ये लोग तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके सामने मुझे तो कुछ आता नहीं, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये सारी दिक्कतें वो फेस कर सकता है। इसी तरह से भाई कि हो सकता है कि रिसोर्सेज, क्योंकि भाई सिटीज़ से ज़्यादा GDP को कंट्रीब्यूशन होता है, तो
उसके जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा सिटीज़ पे एक्सपेंडिचर उस पे ज़्यादा हो जाए सिटीज़ में, और गाँव में ना हो। तो ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप बता दो, ये सब कॉमन से पॉइंट हैं जो कि सभी बता सकते हैं, बट थोड़ा वैल्यू एडिशन में यही हो सकता था कि सेकंड ARC की ये रिकमेंडेशन थी। तो अगर आप, मैं ये बता पाया, इसके अलावा फिर वे फॉरवर्ड में आपको ये बता दिया कि भाई क्या करना है, कि आपको वही कुछ कुछ जो कॉमन रिकमेंडेशंस थी जो मैं लिख ही देता हूँ, पूछे ना पूछे मेरा रहता है कि भाई सिटी इकोनॉमिक काउंसिल होनी चाहिए, और ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिटी इकोनॉमिक काउंसिल होनी चाहिए, और एक आपकी ये इंडेक्स होनी चाहिए जो जो आपको, तो ये क्रेडिट रेटिंग ऑफ सिटीज सो दे कैन रेज मनी थ्रू बॉन्ड मार्केट एंड अदर और लेंडर्स। तो भाई ये सब लिखा था, और बाकी तो ये सब एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन इस पे आएगा, बट इन्होंने जो पूछा वो थोड़ा स्पेसिफिक था, तो वैसे कॉमन पॉइंट क्रिएट करे जा सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, और वहाँ पे उतना ज़्यादा याद भी नहीं आता भाई। अब मैं लकी था, मुझे थोड़ा याद आ गया, अदरवाइज़ तो बहुत जेनरिक आंसर हो जाता। इसके बाद अगला है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला चैरिटेबल ट्रस्ट है, हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज, मैं आपको बताता हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, ये वाला है सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यूज़। अब भाई ये वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन पेपर मेरा अपना है, तो इसमें क्योंकि वो 5 मिनट पहले डिटेल्स भरने के लिए दे देते, तो मेरे को जो जो कुछ याद आ रहा था मैं लिख दिया था। तो मैंने एक अपने नोट्स में ही ये पढ़ा था कि भाई इंडिया फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट है, एक 2023 का रिपोर्ट है, उसके अनुसार हम लोग $13 बिलियन जो है फिलेंथ्रोपी से हमको रिसीव होते हैं इंडिया के, इंक्लूडिंग CSR। तो एक डेटा मुझे याद था, तो मैं लिख लिया कि भाई अब इस क्वेश्चन में ये डेटा में से मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा थोड़ा। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे को नोट्स में तो था ही, क्योंकि ये तो सिलेबस में है ही, तो ये जो लिखा हुआ है सिलेबस में डायरेक्ट, उस पर तो आपको थोड़ा थोड़ा नोट्स तो होना ही चाहिए। तो मैंने भी इस टॉपिक पे थोड़े थोड़े लिख रखा था कुछ कुछ, जैसे कि ये दो हैं एक ही जगह पे थे कि भाई डोनर एंड चैरिटीज़। तो इसमें बता दिया कि वो कैसे, इसने पूछा है कि पोटेंशियल टू मेक इंडिया डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यूज, कि भाई इंक्लूसिव कैसे करते हैं, कि ऐसे ऐसे इश्यूज पे ये लोग कंसंट्रेट करते हैं जो मेन स्ट्रीम नहीं है भाई, गवर्नमेंट उन पे फोकस नहीं करती। गवर्नमेंट का जो आइडिया जो वो टारगेटेड ब्रॉड एरिया को टारगेट करती है सरकार, और बाकी ये चैरिटेबल ट्रस्ट है वो एक स्पेसिफिक एरिया को एड्रेस करते हैं, कि भाई कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल आपने देखे होंगे कि चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, और कोई स्कूल है, या और किसी एरिया में होते हैं, तो वही सब वहाँ पे पॉइंट्स लिखने थे। इसका मेरे को आइडिया था कुछ कुछ पॉइंट्स का, मैंने हालांकि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम तो मेरे को उस टाइम याद नहीं आए, कुछ कुछ फाउंडेशंस के मेरे को नाम याद आए जो कि मेरे नोट्स में भी मैंने बनाए थे। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन में जो मैं आपको बताया था कि जो जो लोकल बॉडीज है, उसमें मेरे को लगता था कि जो इस साल क्वेश्चन पूछेगा ऑफिस ऑफ द मेयर, क्योंकि वो चंडीगढ़ वाला कांड हुआ था, तो उससे मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन मेयर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ये ना पूछ के उन्होंने तो एकदम ही अलग पूछ लिया। वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इश्यू न्यूज़ में था, वो एक कोर क्वेश्चन था जो कि मतलब अगर आप पढ़ोगे कि भाई क्या इश्यूज हैं PRIs और ULBs में, तो वो आए, उससे टकराओगे आप अगर ठीक से पढ़ोगे। तो वो वाला ऐसा नहीं है कि वो एकदम रैंडम था। तो हाँ, ये वाले क्वेश्चन में चैरिटेबल ट्रस्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये रहा। तो उसमें मैंने ये सब लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, ये मेरे को डिटेल पता थी, तो मैंने कुछ कुछ ये कर दिया कि मीर फाउंडेशन है, तो स्पेसिफिक जो इंक्लूसिव कैसे होता है कि भाई जैसे कि जो एसिड अटैक के विक्टिम्स होते हैं, अब उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा टारगेटेड कुछ गवर्नमेंट मुझे नहीं आइडिया कि करती है, मतलब वो ब्रॉडली आते हैं
किसी स्कीम के अंदर आ जाते होंगे भाई, डिजास्टर, वो कौन सा पीएम केयर फंड नहीं, जो नेशनल रिलीफ फंड होता है शायद, उसमें ये सब दिए जा सकते हैं पैसे, जो हेल्थ से रिलेटेड किसी को बीमारी वगैरह है तो। बट ऐसा इसमें एक मीर फाउंडेशन है, अगर आपने देखा सुना होगा नाम, शायद ये शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण का किसी का है, जो कि एसिड अटैक विक्टिम्स को जो है टारगेट करता है। तो ये मोर इंक्लूसिव बना रहा है, मतलब कि भाई सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यू जो कुछ हैं कि भाई इस तरह के। और एक मैंने एक बहुत स्पेसिफिक सा एग्जांपल दिया था, जो कि मेरे नोट्स में मैंने नोट डाउन किया था, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं नीति आयोग की, उनमें से एक नवचेतना बेकरी नाम का एक वो इनिशिएटिव कहीं शुरू हुआ है। उसमें जो लोग जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो छुड़ाए गए लोग हैं, वो लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ मेरे को एग्जांपल्स याद आए थे। बाकी तो ये जैसे इसमें तो राजकुमारी रत्नावली गर्ल स्कूल जैसलमेर वाला एक एग्जांपल है, ये संतोष व दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल जयपुर में है, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन। तो इसमें से मेरे को 3-4 एग्जांपल याद आए थे, जो ये वाले तो थे भी नहीं, बट क्योंकि ये सब कोई भी सोच सकता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स वाला, ये सारे एग्जांपल में लिख दिया कि भाई सिग्निफिकेंस जो फिलेंथ्रोपी की ये वही है चैरिटीज़ की, कि ये उन एरियाज को टारगेट फोकस करती है जो सरकार के ब्रॉड पॉलिसीज़ में बहुत मतलब माइक्रो इश्यूज हो जाते हैं, तो ये इंक्लूसिव बना देती है, वैसा मैं लिखा। उसके बाद फिर मैं ये बोल दिया कि हालांकि ये सब बहुत अच्छा है, बट देयर आर चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस क्या हैं वो मैं बता दिया कि भाई ये जो यहाँ पे लिखा है, ये एआरसी में शायद लिखा है कि एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज एंड जुरिस्डिक्शन इवन विद इन अ स्टेट है। इसके अलावा फिर ये था कि ये वाले एक्सेस, ये वाला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एनजीओ, भाई कि आजकल इतने फर्जी एनजीओ बन गए हैं कि पैसा कमाने का वो हो गए हैं जरिया, कि लोग एनजीओ खोल देते हैं, लोगों से डोनेशन ले लेते हैं और उससे अपना जेब भर के मस्ती मालदीव्स में घूमने जाते हैं। तो इन सब के फिर मैं वे फॉरवर्ड में भी ये कर दिया कि भाई आपको इंसेंटिव देना है जो लोग चैरिटी करते हैं उनको, और एक ये नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल कुछ होनी चाहिए जो मेक श्योर करे कि जो डोनर है, जो डोनेट करना चाहता है पैसा किसी चैरिटी या ट्रस्ट या किसी भी इशू के लिए, तो वो मतलब इजीली ट्रस्ट कर सके, कि रेटिंग दे रखी है कि भाई ये वाली फर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मैं एक सजेशन कर दिया था। और उसके अलावा फिर मैं ये भी बोला कि भाई उनको टैक्स बेनिफिट मिलने चाहिए, और मल्टीप्लिसिटी जो जो इश्यू थे उनको एड्रेस करने का, मतलब ऐसा कुछ कुछ मैं कर दिया। तो मेरे को लगा कि मैंने कर दी थी डिमांड फुलफ़िल, और काफ़ी स्पेसिफिक सा आंसर हो गया था थोड़े थोड़े फैक्ट लिखने से। तो ठीक है, ये भी सही आंसर हो गया। बट बहुत सारे लोगों को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा है, मैंने बात करी या देखे लोगों के इंटरव्यूज़, उसमें लोग ऐसा बोलते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट अ विशियस साइकिल। या मैं दूसरे पेपर से पढ़ रहा हूँ तो मैं भूल जाता हूँ बार बार, वहाँ पे ले जाना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। या पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट विशियस साइकिल एडवर्सली अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। ये क्वेश्चन मेरे फोरम के टेस्ट सीरीज में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम था AWFG में। तो मैंने उसमें एक 24 टेस्ट थे, हर दिन हर ऑल्टरनेट डे पे वो 7 क्वेश्चंस का टेस्ट होता था 1 घंटे में। तो उसमें ये किया था, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं है जो इसमें लिख नहीं सकता, सब ने कुछ ना कुछ लिखा होगा। और काफ़ी मतलब ये ऐसे क्वेश्चन से तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, ठीक है। और इसके बाद ये अगला क्वेश्चन था, द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब ये डॉक्ट्रिन मैं कभी तो पढ़ा नहीं, मेरे नज़र में कभी आई नहीं, और मेक्स इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकम एब्सोल्युटली पॉजिटिव। और ये तो हमें पता है कि ये ज़रूरी है, पब्लिक परसेप्शन होना चाहिए कि भाई सिविल सर्वेंट बिकम्स, मतलब कि सिविल सर्वेंट, हाँ, जो सिविल सर्वेंट है वो ईमानदार हैं, कमिटेड हैं, ये सब लोगों में परसेप्शन ऐसा होगा तभी तो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम चलेगा, लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। बट हमारे तो यहाँ क्या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे हम लोग पता नहीं कौन से रैंक 93 शायद है हमारी रैंकिंग। तो इसमें मेरे को आइडिया नहीं था, बट मैंने अपने हिसाब से ही कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये क्या है, मतलब भाई जो गवर्नेंस है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होनी चाहिए, जो लोग हैं
वो लोग का फीडबैक होनी चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस में। जो ये गुड गवर्नेंस वाले जो जो पैरामीटर्स हैं वो मैं करके इसका डेफिनेशन बना दिया मुझे। और इसका डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मतलब ऑलमोस्ट वही होता है, इसमें कुछ था नहीं है, बस शब्द फेंक दिया है। बाकी तो सिंपल सा एग्जांपल था, गुड गवर्नेंस और सिविल मतलब सिविल सर्वेंट का रोल है, उसको दोनों को मिला के ये किया है। इसके बाद इन्हों का अगला क्वेश्चन आता है आपके भाई कि दी वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया इज ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एज ए स्ट्रेटजिक अलाई टू कंडक्ट काउंटर चाइना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। हाँ तो भाई ये एक्सपेक्टेड सा था मेरे लिए तो, क्योंकि चाइना प्लस वन बहुत न्यूज में था, वही है ये, मतलब मोस्टली उसी थीम पे बेस्ड है। और इकोनॉमिक सर्वे 2024 में भी कुछ कुछ बातें हुई है कि भाई इंडिया के पास अभी सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी है, और उसको चाइना का, और कि भाई चाइना के रिलेशन हमारे कैसे होने चाहिए कि हमें चाइना से ट्रेड में कम बल्कि चाइना से एफडीआई को इनकरेज करना चाहिए, ऐसा कुछ था। तो वो तो इसमें खैर उतना फिट नहीं बैठता, बट मैं थोड़ा लिख लिया था उस टाइम पे, क्योंकि वो पहले 5 मिनट थे तो कि कुछ कुछ पॉइंट वहाँ से क्रिएट कर लूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब आंसर लिख रहे होते हैं तो टाइम का इतना प्रेशर होता है कि हमें पॉइंट ही याद नहीं आता। हो सकता है कि मैं चाइना प्लस वन ही भूल जाता जब मैं इसको लिख रहा होता, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरा शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था। तो और इसमें ये वाला, मगर ये क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, और मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में तो नहीं, बट मैंने इसको एसेंशियल जो मैगजीन आती है इंडियन एक्सप्रेस की, उसमें मैंने पढ़ा था, मैंने नोट्स भी बनाए थे। और इसका बट इकोनॉमिक्स में मैंने बनाए थे, वो ये था, देखिए ये रहा, कि वो उसका हेडिंग ही ये था टॉपिक का कि इंडिया सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी, है ना। तो इसमें ये सब था कि वाई आर ग्लोबल सप्लाई चेन्स मूविंग फ्रॉम चाइना से क्यों जा रहे हैं। जो रीजन चाइना से जाने के हैं वही रीजन हमारे पास आने के हैं ऑलमोस्ट, इन इंडिया बीइंग व्यूड एज अट्रैक्टिव सप्लाई चेन हब्स। तो ये दो चीज़ों से ये जो है ये एड्रेस हो जाएगा क्वेश्चन। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन के ये सारे पॉइंट मेरे को याद थे, बट क्योंकि मैंने पढ़ा था तो मेरे को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया याद था। और वो फिर तो बस आपको मेंस में ऐसा होता है कि आपको 3-4 पॉइंट भी याद है तो आप क्रिएट कर देते हो बढ़िया सा आंसर। बस यही मैं कुछ कुछ वे फॉरवर्ड में लिखने की कोशिश कर दिया कि भाई इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा बोला है, वैसा बोला है कि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, चाइना से उतना कटना नहीं चाहिए, और हमें चाइना से एफडीआई इनक्रेज करना चाहिए, और हमें इस जो अभी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हो रही है चाइना और वेस्ट के बीच में, उसको पूरा मज़ा लेना चाहिए, है ना। ये सब लिख दिया हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका, अगला क्वेश्चन ये देखो, 9 क्वेश्चन हो गए, ये 10th क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछेगा। जो जो कॉमन जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक इसमें लिखे होंगे, ये रहे, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन में। ये भाई इंडिया की मिसिंग मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, ये मैरीटाइम वाली जो है इसमें ये पूछा नहीं। इंडिया मालदीव्स ये तो सबको ही पता था, मतलब मुझे नहीं लगता किसी ने भी किसी को ना पता हो, ये क्वेश्चन सबको पता था। फिर इंडिया बांग्लादेश ये बहुत एक्सपेक्टेड था, बट ये नहीं पूछा। मेरे को लग ही रहा था ये नहीं पूछा, क्योंकि यूपीएससी की आदत है कि भाई बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वाली चीज़ों को, क्योंकि ये सब जब आप जो जो वो शॉर्टकट वाली क्लासेस लेते हो ना प्री और मेंस के बीच में, जो बेचते हैं कि भाई हमारी क्लास कर लो करंट अफेयर्स की, वैल्यू एडिशन, पता नहीं क्या क्या वो लोग बेचते हैं, वो लोग यही टॉपिक पढ़ाते हैं कि ये इन सब से आएगा। तो यूपीएससी पकड़ लिया कि जो लोग 20-25 टॉपिक पढ़ के पेपर फोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ो। ये धंधा बंद करने के लिए यूपीएससी उन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। बाकी अगर आपने डिटेल में पूरी साल खुद से देखोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि भाई कौन से टॉपिक की कितनी यूटिलिटी है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप मैगजीन जैसे 365 मेंस 365 पढ़ते बहुत सारे लोग, बट उसमें हर न्यूज़ आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी न्यूज़ रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है। तो वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सा इश्यू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें रहा है न्यूज़ में।
कई बार ऐसा होता है कि मेंस 365 में एक ऐसी न्यूज़ भी होगी जो सिर्फ एक दो दिन ही रही और उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उन्होंने डाल दी क्योंकि लास्ट में वो बोल सके कि सब इधर ही से आया था। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन था नहीं मेरे पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वाला, बट ये मेरे जो जो लास्ट मिनट नोट्स थे, क्योंकि बहुत 3 टाइप के मेरे पास नोट्स थे। एक तो मतलब एकदम फंडामेंटल नोट्स जो भी मैंने ही बनाए थे, जो सारा सिलेबस था उसमें, टॉपिक पूरा सिलेबस। दूसरा था कि भाई जो मेंस 2024 में आने वाले हैं वो एक नोटबुक मैंने बनाई, उसमें वही सारे टॉपिक थे। और एक नोट्स थे जो मेरे को पेपर से पहले पढ़ने थे, जो एक पन्ने में एक मतलब सिलेबस का एक टॉपिक और एक पन्ना, तो उसमें मैंने ये लिखा था। तो मैं बताता हूँ वो कैसा था। ये इधर है, वो पन्ना किधर गया। इसमें इसमें ये रहा, ये पेज है। तो इस पेज में बस मैंने इतना सा ये पॉइंट लिखा था एक, कि भाई अगर सेंट्रल एशिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो उस पर ये वाला कीवर्ड्स टाइप से होना चाहिए कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है बेस्ड ऑन 4 सीज, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कॉन्सुलर एंड कम्युनिटी। तो भाई यही सब बोल दिया कि, और बाकी तो मेरे को इस क्वेश्चन का ज़्यादा आइडिया नहीं था और एकदम एंड में लिखा था तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर भी नहीं पाया। मैंने बस यही लिखा है कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे शायद एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं, न्यूक्लियर ये यूरेनियम वगैरह निकलते हैं उधर से। और डिप्लोमेटिकली तो भाई वही है कि अपने चाइना के आसपास हैं तो हमें बढ़िया है। जैसे चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर लिया तो हमें भी कुछ ऐसा है कि जो चाइना को कंटेन करने के लिए कुछ कुछ काउंटर करने के लिए करना पड़ेगा। तो यही सब कुछ कुछ पॉइंट में लिख पाया। एक एक पेज, मतलब ये 2 पेज में लिखना था तो एक पेज और थोड़ा सा टच ही कर पाया था, 2-3 लाइन लिखा था दूसरे पेज में। तो मैं इसको एड्रेस नहीं कर पाया, पूरा क्वेश्चन छूट गया था ये मेरा, मतलब। बट हो सकता है 1-2 नंबर, ये सब लिख दिया था तो 1-2 नंबर पकड़ा दे। उसके बाद आता है आपके अगले चलते हैं। यही एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को आते हुए छूट गया, इसमें मैं अच्छा लिख देता, बाकी मैं जो आते थे वो सारे क्वेश्चन कर दिया। 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें मैं देखो उससे पहले ही मुझे लिख लिया था कि के राधा कृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन से वे फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम का पता नहीं, वो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको साउंड करने के लिए था कि भाई कोई चीटिंग वीटिंग ना हो, उसकी रिकमेंडेशन करी थी इन्होंने। तो ये मैं लिख लिया था कि एक पॉइंट ये मेरे को याद रखना है, लगाना है कहीं ना कहीं से। तो इसमें पूछा है कि भाई व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिसेंटली पास्ड एंड एनफोर्स्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ये वेदर यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2 आर कवर्ड अंडर द। अब ये इसमें ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत स्पेसिफिक है। अब ये पता नहीं कि इसमें कितने, इसका क्वेश्चन तो बस मतलब इसका आंसर तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि है कि नहीं है, यस एंड नो, या फिर एक कुछ लाइन ऐसा कुछ करके। तो इसका कितने मार्क्स का ये कंट्रीब्यूशन होगा इस क्वेश्चन में मेरे को आइडिया नहीं है। बट फॉर्चुनेटली मेरे को ये दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों पार्ट पता थे और मैंने इनके नोट्स भी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि चीटिंग वाला जो कांड तो पूरे साल ही चल रहा है इस साल, तो मेरे को ये आइडिया था कि ये क्वेश्चन तो पूछेगा। तो मैंने इस पे 2 पेजेस के नोट्स बनाए थे, ये रहे। तो चीटिंग इन एग्ज़ाम भाई RO UPPSC रीट पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम, नीट, वो सब मैं लिख दिया। उसके बाद ये सब बता दिया कि इसके, अब इसमें पूछा था कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट, तो अब एम्स एंड ऑब्जेक्ट यही है कि भाई चीटिंग नहीं होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए और लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है लोगों का एग्ज़ाम सिस्टम में। फिर मैं थोड़े प्रोविजंस बता दिया इस एक एक्ट के, जैसे ये मैंने लिखे थे थोड़े से कि अगर पूछ ही लिया, मेरे को आइडिया था कि पूछ सकता है कि थोड़े प्रोविजंस बता दो, तो मैं बहुत ही ब्रीफ में ये लिख दिया कि भाई ये एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है कि अनफेयर मीन्स क्या है। दूसरा मैं ये भी बता दिया था कि डिफ़ाइन करता है कि पब्लिक एग्ज़ाम कौन से हैं और ये डिफ़ाइन करता है कि ये इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाते हैं किनके द्वारा, ये पाँच पाँच ये है शेड्यूल में, इसकी एक शेड्यूल है, उसमें जो लिस्ट होंगे वही एग्ज़ाम पब्लिक एग्जामिनेशन माने जाएंगे, मतलब उन्हीं पे ये लागू होगा। तो ये UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA, और इसके अलावा एक और है जो ये जो मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट हैं इनकी एग्ज़ाम वगैरह भी आएगी इसके अंदर।
उसके बाद तीसरा पनिशमेंट बता दिया, पनिशमेंट में कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, इम्प्रिजनमेंट। तो मैं क्या है कि फ़ाइन में लिखा, तो फ़ाइन का डिटेल लिखने के चक्कर में मैं साथ गलत लिख दिया, 10 करोड़ कर दिया। तो मुझे लगता है उसका उतना इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो फैक्चुअल मिस्टेक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मेरे को ये पता था कि मॉडल ड्राफ्ट फॉर स्टेट्स है। तो अगर मॉडल ड्राफ्ट है तो इसका मतलब ये बहुत, मतलब ये, क्योंकि एजुकेशन तो उस कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो इसमें इस कारण इसमें मॉडल दिया है। तो ये मॉडल प्रोवाइड किया है स्टेट्स को कि आप ये फॉलो कर सकते हो, ये उन पे इन्फोर्स नहीं है कि आप पे होगा ही होगा, यूनिवर्सिटी जो स्कूल्स के एग्ज़ाम में ये नहीं होगा। बट स्टेट इस ये ढांचा लेके अपना लॉ बना सकते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में ऐसे लॉज हैं। बट वो मतलब ये वाले लॉ से वो उन पे लागू नहीं होता। तो उसका आंसर, जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर है कि वो कवर नहीं होते हैं इसके अंदर। स्टेट्स अपना मॉडल ड्राफ्ट मतलब के आधार पे बना सकते हैं अपना लॉ। और इसमें एक और पॉइंट था कि भाई एग्जाम्शन फॉर कैंडिडेट्स है, ये भी लिख दिया। उसके बाद मैं सजेशन में ये सारे लिख दिया कि भाई पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन है कि क्वेश्चन बैंक सिस्टम पे होना चाहिए, है ना। या फिर मैं एक ओपन बुक वाला भी दिया था जो बहुत चल रहा था, ओपन बुक एग्ज़ाम हो सकता है। इसके अलावा मैं इसमें कुछ कुछ और क्वेश्चन लिख के एक ये भी लिख दिया था जो मैं आपको बताया था, जो रिकमेंडेशन उस कमेटी की है ये भी फॉलो होनी चाहिए। और मुझे मतलब और भी कुछ अच्छे पॉइंट लिखे थे, मेरे को तो अब याद भी नहीं रहा, 20 दिन बाद कुछ याद नहीं बचा, थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये क्वेश्चन मैं ठीक से लिख दिया हूँ। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सीरियस कैंडिडेट्स ने ठीक ही लिखा होगा। अगर जो मेंस 365 से पढ़ेगा उसको थोड़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि उसमें ये नहीं है। अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, मेरे को लगा टफ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्टी है जो क्वेश्चन का लोगों को पता था यहाँ तक वाला। इसके बाद है, इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटेड टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम टू इस्टेब्लिश इस पैटर्निटी। अब ये लॉ तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ इस तरह का, मुझे नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, तो वो शायद ये जजमेंट 2022 में कुछ आया था, या 3 के शुरुआत में 2022 में आया था बिगिनिंग में। तो ये तो उतना पीछे तक किसी ने कवर नहीं किया। हो सकता है किसी ने 2022 का मेंस दिया होगा, उसको ये आइडिया होगा। तो बहुत सारे लोग इतने दिन से दे रहे हैं, तो हो सकता है ये उन लोगों की रीच में हो, बट मेरे को ये आइडिया नहीं था। और मोस्टली एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मन की कहानी लिख के आए, मनगढ़ंत। तो कॉमन सेंस से जो समझ में आता है कि भाई प्राइवेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे के भी राइट्स हैं, उसको भी राइट टू प्राइवेसी है, उसका डीएनए नहीं, अगर कल को पता चला कि वो बच्चे का बाप जो है उसका असली बाप नहीं है, वो बास्टर्ड है, तो उसको जो है वही मूवी जो अमिताभ बच्चन की है, मेरा बाप, पता नहीं क्या चोर टाइप का, ये सब उसको चढ़ाया जाएगा। तो ये सारे इश्यूज थे। तो बस ऐसा ही कर करके मैं लिखते लिखते इसमें 2 पन्ने लिख दिया। फिर इस पे मैं मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि गलत लिख रहा हूँ सब, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है, तो मैं रुक गया। सोचा आगे चलते, लास्ट में टाइम बचेगा तो कुछ कुछ लिख दिया जाएगा। तो टाइम बचा नहीं, तो ये इतने तक ही रह गया, इसके कुछ कुछ पॉइंट लिखे। और जब दिल को अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या ही लिख रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ गया। तो फिर उसके बाद आता है अपना 13th क्वेश्चन। इसमें था, व्हाट चेंजेस हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। अब इसमें चेंजेज ये किसी को नहीं पता भाई, अब इसमें कितने चेंजेज हैं। अब चेंजेज में जो मेरे को याद आया वो आया था, एक तो जीएसटी काउंसिल याद आया था कि ये बना है नया। जीएसटी काउंसिल के अतिरिक्त और क्या बना है, एक ये मेरे को याद आ रहा था कि सरकार कुछ जो ऑल इंडिया सर्विस के जो डेप्यूटेशन वाले रूल्स हैं, कार्डर रूल्स, कि भाई स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी जब उनको अगर किसी ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे बुलाना है सेंटर में। तो एक ये कुछ रूल चेंज हो रहे थे। अब वो मतलब प्रपोज थे, वो हुए कि नहीं वो मेरे को आइडिया नहीं, बट मैं लिख दिया कि हो गए होंगे, आप प्रपोज थे तो, क्योंकि अभी सरकार हमारी सेंटर वाली मजबूत है, तो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने के चक्कर में ये भी कर ही लिया होगा, ऐसा कुछ कर दिया। इसके अलावा फिर मैं चेंजेज में ये बोल दिया कि भाई जो उसके बाद कुछ ऐसा स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा था। वैसे तो एक ये भी था कि नीति आयोग बना है प्लानिंग कमीशन को हटा के। इसके अलावा मेन जो करंट जो इशू चल रहे थे कि भाई ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, बहुत सारे चेंजेज लेके आए ईडी के जो लॉ इन्फोर्स पीएमएलए उस एक्ट वगैरह में,
से स्टेट्स की पावर को कर्टेल किया जा रहा है ऐसा करके, और गवर्नर्स का मिसयूज, इस तरह के कुछ कुछ मैंने ये चेंज, मतलब ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, तो ऐसा कोई ऑफिशियली तो इंट्रोड्यूस्ड ये नहीं हुए हैं कि भाई गवर्नर का मिसयूज करना है, बट उस टाइम पे कुछ कुछ ऐसा लिखना था कुछ, तो इतने पॉइंट बना दिए। So I suggest measures to adopted to build the trust between center and the states for strengthening federalism। तो ये तो भाई सबको कॉमन पता है, पुंची कमीशन और तुम्हारे ARC हो गया, और आपके सरकारिया, ये सारे इन्होंने जो जितने भी रिकमेंडेशन दिए हैं वो लिख डाले। क्या होना चाहिए कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, और GST काउंसिल में जो वोट शेयर है वो स्टेट्स का ज़्यादा होना चाहिए, और इसके अलावा मिसयूज नहीं होना चाहिए 356 का, और एजेंसीज का, यही सब लिखा। और पता नहीं कि शायद जजमेंट वगैरह भी लिख दिया था मैंने एक आध ED का। इसके बाद अगला ये PIL वाला क्वेश्चन था कि भाई ग्रोथ ऑफ PIL इन इंडिया, एक्सप्लेन द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया, एज द रिजल्ट ऑफ इट हैज इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। हाँ भाई, इसमें लिख दिया कि क्यों हमारे देश में शुरू हुई, पहले तो बता दिया कि PN भगवती अंकल ने ये शुरू किया था, और ये इसका मतलब जो है कि किसी के लिए कोई भी रिपोर्ट केस कर सकता है, इसने ये चीज़ की लोकस स्टैंडाई जो है वो चेंज कर दिया था। और कुछ कुछ चीज़ें ये मेरे पास था, बट इसमें ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली एड्रेस नहीं हो रहा, बट इसमें से कुछ कुछ चीज़ें पकड़ के लिख डाली कि भाई अब सबसे पावरफुल हो ही गया कि भाई जो मन आता है सुप्रीम कोर्ट कर देता है। हमारे यहाँ किसी भी इतनी ब्रॉड पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और किसी भी एग्जीक्यूटिव मतलब डोमेन में घुस जाता है, लेजिस्लेटिव डोमेन में घुस जाता है, सुप्रीम कोर्ट सब जगह घुस जाता है। तो हमें बता दिया ऐसे, इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे ताकतवर जुडिशरी बन चुका है, जो किसी को टच भी नहीं करने देता। NJAC जैसे चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया उसने। डिस्कस इंडिया एज सेक्युलर स्टेट कंपेयर विद सेक्युलर प्रिंसिपल ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सभी ने कर दिया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो ये सोसाइटी में मैंने पढ़ा था, सोसाइटी के नोट्स में मेरे था, सोसाइटी वाले नोट्स में पूरा अच्छे से एक पन्ने में मेरे पास ये सारा था, जिसमें सेकुलरिज्म को डिफ़ाइन किया। US मॉडल है कि भाई आर्म लेंथ डिस्टेंस है वहाँ पे, और मैं ये भी बता दिया था कि इंडिया का जो है जो मॉडल है वो जो USA की सॉफ्ट सेकुलरिज्म, और फ्रांस के जो लेसाइट आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, तो इसके और इसके बीच का जो है मॉडल है हार्ड सेकुलरिज्म और सॉफ्ट सेकुलरिज्म के बीच का रास्ता हमने अपना है। इसलिए हमने हमारा जो है प्रिंसिपल डिस्टेंस वाला मॉडल है। हम स्टेट जो है नॉन रिलीजियस जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है रिलीजन के उसमें कर सकता है, और ये तो भाई पेल दिया वो लड़कों ने, तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो देखो पेपर अभी तक तो सब मुझे लग रहा है कि सभी लोगों का सही जा रहा है। सिटीजन चार्टर है, हैज़ बीन लैंडमार्क इनिशिएटिव इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बट इट्स येट टू रीच इट्स पोटेंशियल, आइडेंटिफाई द फैक्टर हिंडरिंग द रियलाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉमिस एंड सजेस्ट। ये एकदम भाई ये तो लोगों ने रगड़ दिया होगा तुरंत, सब ने उल्टी कर दी होगी जो पढ़ा है, इसमें कुछ है नहीं। सेवोत्तम चार्टर मार्क, सेवोत्तम पासपोर्ट चार्टर, ये सब उदाहरण के तौर पे मैं लिख दिया थोड़ा थोड़ा। और इसके अलावा ARC सेकंड रिकमेंडेशन ये इजी था। गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ये देखो ये सेकंड ARC है जो गवर्नेंस क्या है, शायद गवर्नेंस कुछ है एक, उस रिपोर्ट में ये सीधा ये वाला पार्ट जो है उसमें एड्रेस किया है कि जो गवर्नेंस इज़ नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे मैं बताता हूँ मेरे साथ पास शायद वो है नोट्स में, ऐसे ही में होगा, दिखाता हूँ मैं आपको नीचे, किधर गया, ये रहा। गवर्नेंस इज नॉट अबाउट बट अबाउट गवर्नेंस। हाँ तो ये वाला जो पहला पार्ट था उसका है कि भाई ये जो ई इन गवर्नेंस इज मीन एंड नॉट द एंड इन इटसेल्फ, टेक्नोलॉजी इज जस्ट वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, पीपल
प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। तो भाई ई वाला जो पार्ट है वो इस चीज़ को करता है, बाकी ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये मैं उनको बताने की कोशिश कर दिया हिम्मत करके। इसके अलावा तो जो सेकंड पार्ट था, जो इसका सेकंड पार्ट है कि भाई इट इज़ मच दैट मल्टीफेरियस इंटरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हाँ देखो, ये तो उसी में एड्रेस हो गया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एवेल्यूएट द रोल ऑफ द इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। अब इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल क्या है, जिसमें इंटरेक्ट कर सकते हो आप, मतलब कि भाई जो टू वे होता है, वन वे नहीं कि सरकार बताई जा रही है आप लोगों से ले रही। टू वे मतलब रियल टाइम में आप फीडबैक दे पा रहे हो सरकार को। माई गवर्नमेंट जो जिस तरह का एक इनिशिएटिव है, और तो मैं यही समझा कि ये टू वे है जिसमें रियल टाइम में लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि इधर से इनपुट आउटपुट फीडबैक, डिमांड, सप्लाई, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वही गुड गवर्नेंस के वही पैरामीटर, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, और कौन सा होता है वो स्मार्ट स्मार्ट मोबाइल, टीआरपी, रिस्पॉन्सिबल, वो सारे पॉइंट लिख के बाकी यही बता दिया। ये सारी चीज़ें हो जाती है इससे ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस कैसे फुलफ़िल करती है ये सारी चीज़ें बता दे भाई। इंटरनेट है, सब लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका है, सब मोबाइल पे बैठे बैठे सारा काम कर देते हैं। इसके बाद है अपना ये वाला क्वेश्चन। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था पूरा का पूरा जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मेरे को ना मैं प्रीलिम्स में इसको पढ़ा, ना मैं इसको मेंस के लिए पढ़ा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा या ऐसा कुछ है, बट पेपर में तो छोड़ना कुछ नहीं है। और ये टेररिज्म है बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। हाँ भाई बन गई है, इसके बारे में लिख दिया, क्यों है बता दिया। एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ, अब इसमें लिख तो UNCTC दिया, बट वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाले पॉइंट है कॉमन करके कि भाई यह है, क्योंकि इसमें इसके जो कमेटी के जो डिसीजन होते हैं वो वीटो कर दिए जाते हैं। चाइना वर्सेस USA, इसमें ग्रुपिज्म चल रहा है उसके अंदर, तो इसके वो वीटो कर देगा, उनमें कंसेंसस नहीं है, तो उतना इफेक्टिवनेस हो नहीं पाती है। और बहुत सारे जो स्टेट फंडेड वो हैं टेररिस्ट हैं, जैसे पाकिस्तान करता है टेरर फंडिंग, ऐसी चीज़ों को एड्रेस करने में अभी तक ये नाकाम रहा है ना। और फिर ये बोल दिया कि भाई ये इफ़ेक्टिवनेस का बोल दिया कि इफ़ेक्टिव है, और 2 पॉइंट लिया कि आर्गूमेंट किया कि हाँ इफ़ेक्टिव है, वो एक आर्गूमेंट दिया नहीं इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव में बोल दिया, अब मेरे को आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि कुछ तो किया ही होगा अच्छा, तो मैं बोल दिया कि इन्होंने आईसिस ख़त्म कर दिया, इन्होंने टेररिज्म की फंडिंग को कट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले लिए। और इसके अलावा जो नेक्सस है कि भाई जो ड्रग्स और टेररिस्ट का और आर्म्स का, उसको इन्होंने कर्व करने की वो किया है। ये बहुत सारे सैंक्शन लगाते हैं कंट्रीज पे जो कि अपने टेरर फंडिंग को रोकते नहीं, वैसा कर दिया। फिर बोल दिया कि नहीं कर ऐसा, ये सक्सेसफुल हो नहीं पाए, उसके वही सब बता दिए कि अभी भी इतना टेररिज्म हो रहा है, टेररिस्ट अटैक बहुत कॉमन है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को अभी तक जो है ये लोग, चाइना अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। ये सब लिख दिया। तो अगर देखेगा तो कॉमन पॉइंट तो लिख ही दिया हूँ, यही लिखना था। कुछ एक आध स्पेसिफिक पॉइंट हो जाते तो अच्छा आंसर हो जाता। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया विद अ फोकस ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लो। अब ये पूछा है कि भाई जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस पूछी है और फोकस करना है इस वाले पे, तो इम्पोर्टेंस बता दी, थोड़ा सा फोकस उस पर बता दी। ये तो एकदम मतलब सबको पता था कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, और ये टेस्ट सीरीज़ में भी रिपीट हो गया था। तो ये मेरे थोड़े नोट्स थे, ये सब इसमें मैंने बना रखा था कि भाई ये सब है तुम्हारा इंडिया एंग्री रिस्पॉन्स टू मालदीव्स नॉट गुड, जिबूती, ये सब तुम्हारा ऑयल एंड शिपिंग लेन है तो एनर्जी वाला हो गया, सारी लेन यहीं से जाती है। इसके बाद आपके इंडिया मालदीव्स के बारे में लिख दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है, और उसमें थोड़ा थोड़ा अपना एनर्जी और ये पॉइंट बीच बीच में डाल दिया, जिससे लगे कि मैं चिपका हुआ हूँ टॉपिक की डिमांड पे, है ना। डिस्कस हाउ दिस रिलेशनशिप अफेक्ट इंडियाज मरी टाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी।
तो भाई बता दिया कि कैसे रिलेशनशिप इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी को ऐसे करता है कि उसमें है, ये इंडियन ओशन में है और चाइना लगा हुआ है चिपक के। तो चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और भाई सारे पॉइंट कॉमन लगा दिया है, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, वही कॉमन पॉइंट लिख दिया। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि अब इससे जो हम लोगों को मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल क्या रहा, मैं ये बता देता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार पेपर काफ़ी सही था। और मुझे तो एक आध क्वेश्चन को छोड़ के इजी लगा। और मेरे पास लिखने के लिए इतना कुछ था कि लास्ट में क्वेश्चन भी मेरा आधा ही अटेम्प्ट हो पाया। तो मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये है कि लोग का स्कोर इस बार खूब हाई रहेगा। जैसे लास्ट ईयर 134 तक शायद गया था हाईएस्ट, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ इसका हाईएस्ट स्कोर इसी रेंज में कुछ रहने का। अगर मार्किंग पिछले साल जैसी हुई तो इतना ही 130 के राउंड टॉपर का नंबर होगा। और तो बाकी जो बात रही मेंस 365 और ये कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं लास्ट में, तो मुझे लगता है कि यार न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ के अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको आइडिया अगर नहीं भी होगा तो भी तुम अच्छा आंसर लिख पाओगे। और ये सारी चीज़ें इसमें से एक पेपर इसमें हुआ ये कि पेपर 2 का भी टॉपिक 3 का टॉपिक भी 2 में पूछ लिया और 1 का भी 2 में पूछ लिया कई बार ऐसा। तो इस तरह से आपको पूरा आप पढ़ोगे तो ये कवर हो जाएगा। तो मेरा अगर एक सजेशन, एक इससे मेरा अगर आप लोगों को एक ही सजेशन है भाई, न्यूज़पेपर पढ़ो और अपने नोट्स खुद बनाओ, है ना। जैसे मैंने अपने सारे नोट्स खुद बनाए थे, इसमें आप देख पा रहे हो। जैसे कि GS1 हो गया, GS मेरे तो प्रिंट कर लिए थे मैंने ये पेपर और मेरे पास रखे हैं। तो इसमें शायद ये प्रिंटेड वाले में होगा, जैसे पॉलिटी का इसमें आएगा प्रिंटेड 2024 ये GS2 एंड करंट टेस्ट भी है और करंट अफेयर्स इसमें वो भी है। तो ये सारे टॉपिक हैं, इसमें सब लिख दिया। सिटीजन चार्टर, सोशल, ये मतलब पूरा साल भर का इसमें नोट्स है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि मेरे नोट्स में अच्छा कवरेज था। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन्हीं को मैंने कवर किया था। बाकी तो पेपर ऐसा ही आएगा, बट वो सारी चीज़ें यूज हो ही जाती है। अगर आपने पढ़ी होती तो आप उनको किसी न किसी तरह से अपने पेपर में यूज कर लोगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैंने ये पहला वीडियो बनाया तो होपफुली आप लोगों को मेरी गलती कोई हुई होगी तो उसके लिए माफ़ करना। और थैंक यू वेरी मच। और अगला वीडियो पेपर 3 पे बनाऊँगा। तो सी यू सून।